हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिशा एंड प्रीवियस क्लास में हमने सेल के बारे में देखा था। आज हम लोग सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल के बारे में देखेंगे। तो सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल की डेफिनेशन को देखने से पहले हम ये समझते हैं कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है सेल डिवीज़न करना। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में 25 बच्चे हैं। उन 25 बच्चों को एक टीचर पढ़ाते हैं। टीचर उन पर अच्छे से कमांड करते हैं, अच्छे से उनको संभाल पाते हैं, तो अच्छे से उन पर नज़र रख पाते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, 25 बच्चों का और एडमिशन हुआ। ठीक है, फिर वो कितना हो गए नंबर, उनके 50 हो गए। 25 बच्चों पे तो टीचर का अच्छे से कमांड था। टीचर एक एक बच्चे पे अच्छे से नज़र रखते थे, अच्छे से एक एक बच्चे पे ध्यान दे पाते थे, इसलिए सब बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रहे थे। लेकिन क्योंकि बच्चों के नंबर इंक्रीज़ हो गए, इसलिए क्लास में बच्चे ज़्यादा होने के कारण फिर पीछे वाले बच्चे तो ध्यान नहीं देते, उनकी तो मस्ती ख़त्म नहीं होते। फिर टीचर ने क्या सोचा कि क्यों ना एक मैं डिवीज़न कर दूँ। तो उन्होंने 25-25 बच्चे दो अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब एक टीचर इनको संभाल रहे हैं और एक टीचर इनको संभाल रहे हैं। अब दोनों टीचर को आसानी है बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों पे अच्छे से कमांड कर रहे हैं, एक एक बच्चे पे अच्छे से नज़र है उनकी। ठीक है, तो हमारे सेल के इसमें भी यही होता है। जब सेल का क्या नेचर होता है कि सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है। ठीक है, तो अब कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है, तो जो न्यूक्लियस है वो तो एक लिमिट तक ही उस पर कमांड कर सकता है। ठीक है, एक लिमिट जब साइटोप्लाज्म में, तो उसकी तो यही नेचर है कि वो तो इंक्रीज़ होते ही जाएगा होते ही जाएगा। ठीक है, पर न्यूक्लियस की इतनी लिमिट नहीं होती है, वो एक टाइम तक अच्छे से कमांड कर पाता है, लेकिन फिर वो कमांड नहीं कर पाता जब ज़्यादा ही सेल इंक्रीज़ हो जाती है। तो देन फिर क्या करता है न्यूक्लियस, सेल डिवीज़न करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं सेल डिवीज़न क्या होता है। सेल डिवीज़न क्या होता है, ठीक है। तो सेल डिवीज़न में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होते हैं वो डिवाइड होती है। किस में डिवाइड होती है, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। ठीक है, पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से बोल सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। और इसमें और क्या होता है, तो जो जेनेटिक कंटेंट होता है किसका, जो न्यूली फॉर्म सेल होती है वो एग्जैक्टली कॉपी होती है किसकी, पेरेंट सेल से। मीन्स जो पेरेंट सेल होती है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेम टू सेम जो हमारी डॉटर सेल होती है उन दोनों, उसका भी जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कंटेंट वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल डिवीज़न। देन अब हम देखते हैं इसमें इवेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सेल डिवीज़न में तो फर्स्ट इवेंट होता है हमारा इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होता है, इसको और हम बोलते हैं रेस्टिंग फेस भी। रेस्टिंग फेस क्यों बोलते हैं, रेस्टिंग फेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें केवल प्रिपरेशन होती है, इसमें डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेस। इसमें केवल क्या होती है, प्रिपरेशन। और सेकंड आता है एम फेस। तो एम फेस को क्या बोलते हैं हम, सेल, इसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डिवीज़न फेस। ठीक है, मेन डिवीज़न किस में होता है, एम फेस में, और प्रिपरेशन किस में होती है डिवीज़न की, तो वो होती है इंटरफेस में। इसको हम एक साइकिल के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारी साइकिल है, सेल साइकिल। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इंटरफेस क्या था, हमने इंटरफेस की बात कर रहे थे ना हम, तो ये इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस को और क्या बोलते हैं हम, तो रेस्टिंग फेस। ठीक है, तो इसको और क्या बोलते हैं हम, ग्रोथ फेज। ठीक है, जीवन फेज को ग्रोथ फेज भी बोलते हैं और फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं। और इसको और क्या बोल सकते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज अगर कोई सी है तो वो कौन सी है, जीवन फेज। सबसे लॉन्गेस्ट फेज क्यों है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, कितनी, 10 आवर्स। एक एनिमल सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, तो वो 24 आवर। ठीक है, जिसमें से जीवन फेज को कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स। ओके, इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं हम, लॉन्गेस्ट फेस। और इसमें क्या होता है, सेल ग्रो करती है किसमें, साइज में और वॉल्यूम में।
G1 फेज में क्या करती है सेल, ग्रो करती है, ग्रोथ करती है किसमें, साइज में एंड वॉल्यूम में, ठीक है। और क्या, सबसे ज़्यादा अगर हाईली एक्टिव की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव भी कौन से फेस होती है, तो ये G1 फेस होती है, ठीक है। देन आता है हमारा S फेस। तो एस फेस में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। और इसको कितना टाइम कंज्यूम होता है, तो इसमें टाइम कंज्यूम होता है 9 आवर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है उनका अमाउंट कितना हो जाता है, 92 हो जाता है, 92 हो जाता है, ठीक है। देन डिवीज़न के बाद वापस से 46 हो जाता है। देन G2 फेस, तो G2 फेस में क्या होता है, जो माइटोसिस होने वाली है उसकी प्रिपरेशन चालू हो जाती है, ठीक है। तो इसमें इसका कितना टाइम कंज्यूम होता है, इसमें लगते हैं 4 आवर, ठीक है। देन फिर क्या आता है, माइटोसिस। फिर माइटोसिस में भी 2 फेज आती है, एक साइटोकाइनेसिस और एक कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पहले होती है, तो कैरियोकाइनेसिस के भी और सब फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। एंड देन फिर क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल डिवीजन, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल, ठीक है। तो ये सेल साइकिल को सेल साइकिल क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू चलती रहती है। पहले G1 फेज होगा, फिर एस फेज होगा, फिर G2 फेज, फिर माइटोसिस होगा, फिर डिवीजन हो जाएगा, देन वापस से G1 फेज स्टार्ट हो जाएगा, फिर एस फेज, फिर G2 फेज, ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अब माइटोसिस की। तो माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस क्या होता है, तो इसको और हम बोल सकते हैं एम फेस और माइटोटिक फेस भी बोलते हैं इसको। और ये माइटोसिस किस में होता है, तो ये होता है सोमेटिक सेल में। सोमेटिक सेल कौन, जो अदर देन किससे, रिप्रोडक्टिव सेल से। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी होती है, तो वो होती है स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। तो उनको छोड़ के जितनी भी सेल्स होती है एनिमल बॉडी में, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सोमेटिक सेल, ठीक है। तो माइटोसिस किस में देखने को मिलती है, तो वो सोमेटिक सेल में देखने को मिलती है। देन फिर बात करते हैं हम, तो इसके 2 टाइप्स। तो फर्स्ट क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस में भी सब फेस है, तो सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द सेल न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। मीन्स जो ये सेल है ये डिवाइड होती है किस में, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, मीन्स न्यूक्लियस का डिवीज़न, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या, कौन सा फेज आता है, प्रोफेज, ठीक है। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हम केवल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो केवल न्यूक्लियस का ही डायग्राम बनाएंगे हम। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए पूरा बिखरा हुआ रहता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। हम भी बिखरा हुआ बना देते हैं। देन जब प्रोफेज स्टार्ट होने वाला रहता है ना, ठीक है। तो जो ये सेंट्रियोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं, ठीक है। फिर ये प्रोफेज स्टार्टिंग है। देन प्रोफेज स्टार्ट जैसे ही होगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो डीएनए है वो कंबाइन हो जाएंगे या फिर डीएनए पैक होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर जो सेंट्रियोल है वो क्या करने लग जाएंगे, अपोजिट पोल पे जाने लग जाएंगे, हाँ, ठीक है। फिर क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनलीज रहेंगे वो भी डिसअपेयर होने लग जाएंगे, जैसे कि गोल्जी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, ठीक है। और जो ये न्यूक्लियर इन्वेलप रहता है ये भी डिसअपेयर होने लग जाता है, ठीक है। ये इस तरह से हम बना देते हैं कि ये भी डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गया है। न्यूक्लियर इन्वेलप भी क्या हो जाता है, डिसअपेयर होने लग जाता है। क्यों, वैसे तो मतलब सब कुछ यहाँ पे डबल होने वाला रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल होता है, गोल्जी एपेरेटस, जितने भी ऑर्गेनेलिस है सब डबल, क्योंकि सेल डिवीज़न होगा तो फिर उनको बराबर हिस्सों में बांटना भी पड़ेगा। लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे रहता है, केवल न्यूक्लियस पे, ठीक है, क्योंकि हमको डीएनए को सबसे पहले समझना रहता है। बुक्स में भी आपने देखा होगा केवल न्यूक्लियस का ही डायग्राम बताया जाता है, उसी तरह हम भी इसका डायग्राम बता रहे हैं, न्यूक्लियस का केवल, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो गई है, प्रोफेज। इसमें क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो डीएनए कंबाइन हो गया है। देन इसमें और क्या हो रहा है, ऑर्गेनेलिस डिसअपेयर हो रहे हैं,
देन और इसमें क्या हो रहा है, तो जो सेंट्रियोल है, सॉरी सेंट्रियोल, वो क्या हो रहे हैं, अपोजिटली जा रहे हैं, अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, प्रोफेस। देन फिर आता है सेकेंड, मेटाफेस। तो मेटाफेस को भी हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो मेटाफेस में क्या हो रहा है, प्रोफेस में क्या हो रहा था, जो सेंट्रियोल थे वो अपोजिट पोजीशन, अपोजिट पोल पे जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। ठीक है, अब हम बना देते हैं हमारे क्रोमोसोम। मेटाफेस को समझाने से पहले मैं आपको एक क्रोमोसोम का डायग्राम बना के बता देती हूँ। ठीक है, यहीं का यहीं, ये क्रोमोसोम। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। देन इसको पूरे को क्या बोलेंगे हम, क्रोमेटिन। किसको, ये इसको, ये फर्स्ट क्रोमेटिन और ये सेकेंड, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, सिस्टर क्रोमेटिन। ठीक है, और जो यहाँ पे डिस्क होती है एक प्रोटीनेशियस, इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, ये क्या है, हमारे क्रोमोसोम का डायग्राम, जिसमें ये क्या है, बीच में सेंट्रोमियर, देन ये क्या है, क्रोमेटिन। दो क्रोमेटिन मिला के क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिन। क्यों, क्योंकि ये एक ही फादर से अटैच है। ठीक है, और जो यहाँ पे डिस्क है इसको क्या बोल रहे हैं हम, काइनेटोकोर। ठीक है, फिर वापस से हमारे मेटाफेस पे आते हैं हम। तो मेटाफेस पे ये क्रोमोसोम बना लिया हमने। तो ये सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, तो जो हमारे सेंट्रियोल थे वो अपोजिट पोल पे जा चुके हैं। एंड देन ये क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर फेंकेंगे। किस पे स्पिंडल फाइबर फेंकेंगे, तो जो यहाँ पे हमने डिस्क लाइक काइनेटोकोर होता है उसके ऊपर फेंकेंगे, उसके ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर खींचातानी चल रही है। तो उससे क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो एकदम बीच में चले गया, तो ये बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर पे आना। तो ये जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। और देन उसके साथ ही इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनेलिस थे जो प्रोफेज में डिसअपेयर होने चालू हो गए थे, वो मेटाफेज में आते आते कंप्लीटली डिसअपेयर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम इस टाइप से पॉइंट लिख सकते हैं, ऑर्गेनेलिस completely disappear, then chromosome अलाइन, कहाँ पे हो जाएंगे, इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, हमारे मेटाफेज में कंप्लीटली ऑर्गेनेलिस डिसअपेयर हो गए, क्रोमोसोम अलाइन हो गए इक्वेटर पे, और जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है वो थोड़ी देर में क्या होगा, धीरे धीरे माइग्रेट होने लग जाएंगे। वो माइग्रेट किस में होंगे, नेक्स्ट वाले फेज में, एनाफेज में अपन देखते हैं। तो थर्ड हमारा क्या है, एनाफेज। तो ये बना लिया हमने सर्कल। ठीक है, तो उधर क्या हो रहा था, अलाइन हो गए थे क्रोमोसोम, और देन यहाँ पे क्या होगा, अब ये हमारे सेंट्रियोल बना देते हैं, ये स्पिंडल फाइबर, और अब ये क्या हुआ, जो सिस्टर क्रोमेटिन थे वो माइग्रेट हो गए। ठीक है, कहाँ पे माइग्रेट हो गए ये, तो ये स्पिंडल पोल पे जाके माइग्रेट हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, माइग्रेट हो गए आपस में। क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए, और जो क्रोमेटिड थे वो सेपरेट हो गए। क्रोमेटिड क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, और माइग्रेशन हो गया। देन इसमें हम इस टाइप से लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम अब स्प्लिट हो गए हैं। देन क्रोमेटिड का क्या हुआ है,
क्रोमेटिड का क्या हुआ है, तो सेपरेशन हो गया है, क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, ठीक है। देन अब आते हैं हम फोर्थ पे। और हाँ, इसमें और क्या हुआ, जो जितने भी ऑर्गेनेलिज थे वो वापस आ गए, ठीक है। जो जो टेलोफेस है इसमें आएंगे ऑर्गेनेलिज, ठीक है। एनाफेस में तो क्या हुआ, ये सेपरेट हो गए क्रोमेटिड। देन टेलोफेस में क्या हुआ, जितने भी ऑर्गेनेलिज है वो वापस से रीअपेयर हो जाएंगे, और जो ये न्यूक्लियस है इनका डिवीज़न हो जाएगा। ये इस टाइप से क्यों बना रही हूँ, क्योंकि बाकी जितने भी ऑर्गेनेलिज है वापस से रीअपेयर हो गए, तो इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्गेनेलिज रीअपेयर हो गए और न्यूक्लियर डिवीज़न हो गया, किस में, टेलोफेस में, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट कैरियोकाइनेसिस हो गया। ये कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ, पहले प्रोफेस हुआ, देन मेटाफेस। प्रोफेस में क्या हुआ, तो डीएनए कंबाइन हो गया, ऑर्गेनेलिज डिसअपेयर हो गए, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे चले गए। देन मेटाफेस में क्या हुआ, तो क्रोमोसोम अलाइन हो गए, ऑर्गेनेलिज कंप्लीटली डिसअपेयर हो गए, और क्रोमोसोम अलाइन कहाँ पे हुआ, इक्वेटर पे हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद एनाफेस में क्या हुआ, तो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड सेपरेशन। देन टेलोफेस में क्या हुआ, ऑर्गेनेलिज रीअपेयर हो गए, और जो न्यूक्लियस का डिवीजन था वो भी कंप्लीट हो गया। देन फिर क्या आता है, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेल्स। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन होना, तो न्यूक्लियस डिवीजन हो गया। देन फिर लास्ट वर्क क्या बचा है हमारा, ये दो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये डिवाइड हो गए थे टेलोफेस में, एंड देन अब दो सेल भी डिवाइड हो गई है। अब ये न्यूली फॉर्मेट सेल्स हमारी रेडी है, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या था, किसमें हो गया है, हमारा माइटोसिस में। देन अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या समझेंगे, मियोसिस, ठीक है। थैंक यू।